जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद युग यानी हिंदी साहित्य का सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रगतिवाद युग आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और उसके बाद में हम लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है। हिंदी साहित्य का आप उसे देख सकते हैं, इंग्लिश का भी आपको लिंक दिया गया है, ग्रामर का वो भी आप देख सकते हैं। उन समस्त चीज़ों को आप जा कर के देख लेना। आज प्रगतिवाद युग का महामैराथन क्लास रहेगा। आपको एक ही क्लास काफ़ी है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है। इस क्लास में आप लोग आज 43 क्वेश्चन करने को पाएंगे। 40 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर 43 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है कि प्रगतिवाद युग की शुरुआत मानी जाती है तो कब से मानी जाती है? क्या 1900 से मानी जाती है, या फिर 1918 से मानी जाती है, या फिर 1936 से मानी जाती है, या फिर 1942 से मानी जाती है? तो बेटा, जो प्रगतिवाद का शुरुआत है, इससे पहले आप लोगों ने द्विवेदी और छायावाद युग पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि आंसू रचना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। 1918 से 1936 तक चला था। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। लखनऊ में 1936 में जिसकी अध्यक्षता की है प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी अध्यक्षता की है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और वहीं से इसका आरंभ माना जाता है। प्रगतिवाद का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो 1936 से। इसकी स्थापना लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्रश्नों का उत्तर देते रहें। दूसरा प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य था। प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भक्ति भावना का प्रचार था, या प्रेम और श्रृंगार का चित्रण था, या फिर समाज सुधार और यथार्थ का चित्रण था, या फिर रहस्यवाद का प्रसार था? तो देखिए, भक्ति का प्रचार भक्ति काल में हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। प्रेम और श्रृंगार का चित्रण ये भी भक्ति काल में ही हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। रहस्यवाद का प्रसार छायावाद युग में था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर समाज सुधार और यथार्थ चित्रण का भाव रहा है, इसलिए विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? तो प्रमुख कवि कौन नहीं है? क्या नागार्जुन नहीं है, या सुमित्रानंदन पंत नहीं है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी नहीं हैं, या फिर रैदास जी नहीं हैं? तो देखिए, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत छायावाद में भी थे और प्रगतिवाद में भी थे। इसके बाद में अज्ञेय, तो ये तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवि ही हैं। लेकिन रैदास जी भक्ति काल के थे और भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति शाखा के थे। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान मार्गी कवि थे। इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा होगा? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यह दांत टूटे हुए हैं कविता किस कवि की है? एक कविता है, यह दांत टूटे हुए हैं, तो किसकी है? क्या ये नागार्जुन की है, या त्रिलोचन की है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध का है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल का है? तो बेटा, यह दांत टूटे हुए हैं ये कविता किसकी है? तो ये है नागार्जुन जी की कविता। इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रगतिवादी साहित्य में कौन सा वर्ग केंद्र में है? तो क्या शासक वर्ग है, या फिर शोषित वर्ग है, शोषित एवं श्रमिक वर्ग, या धार्मिक वर्ग है, या व्यापारी वर्ग है? तो यहाँ पर समाज के यथार्थ का चित्रण किया गया है। व्यापारी वर्ग, धार्मिक वर्ग और शासक वर्ग नहीं रहे हैं। यहाँ पर शोषित एवं श्रमिक वर्ग ही रहा है। शोषित अर्थात जिसका शोषण किया गया हो, और श्रमिक मतलब जो श्रम करने वाले हों, यानी मजदूर वर्ग ही यहाँ पर केंद्र में रहा है। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
कि चांद और गुलाब किसकी रचना है। एक रचना है गेहूं और गुलाब, तो आप लोगों ने यहाँ गेहूं बनाम गुलाब पढ़ा है, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय का, लेकिन यहाँ पूछा गया है चांद और गुलाब किसकी रचना है। क्या ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, या फिर नागार्जुन का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो बेटा चांद और गुलाब किसका है, तो ये चांद और गुलाब है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अज्ञेय जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कितनी नावों में कितनी बार है, अरे यावर याद रहेगा, ये सारी रचनाएं पूछी गई हैं, तो उनको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि किस रचनाकार ने पार्टी का आमंत्रण, एक कविता है पार्टी का आमंत्रण, तो किस रचनाकार ने लिखा है। क्या अज्ञेय जी ने लिखा है, या मुक्तिबोध जी ने लिखा है, या फिर नागार्जुन जी ने लिखा है, या फिर त्रिलोचन जी ने लिखा है। तो बेटा ये कविता जो है पार्टी का आमंत्रण, ये किसने लिखा है, तो ये नागार्जुन जी ने लिखा है। किसने, तो नागार्जुन जी ने, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि अंधेरे में, एक कविता का नाम है अंधेरे में, कविता के रचयिता कौन हैं। क्या अज्ञेय जी हैं, या मुक्तिबोध हैं, या केदारनाथ सिंह हैं, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो इसकी कौन है बेटा, तो अंधेरे में जो कविता है, इस कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा होती है। तो क्या ये संस्कृतनिष्ठ रही है, या फिर फारसी मिश्रित रहा है, या फिर सरल और जनभाषा आधारित रहा है, या फिर अति साहित्यिक रहा है। तो जो प्रगतिवाद युग था बेटा, इसमें श्रमिकों और शोषित वर्गों की बात की गई है, जिससे वह अपने अधिकारों को समझ सकें। तो जाहिर सी बात है कि सरल और जनभाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ताकि सभी लोग इनकी भाषाओं को समझ सकें। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रगतिशील लेखक संघ से नहीं जुड़े थे, मतलब जुड़े ही नहीं थे। क्या प्रेमचंद नहीं जुड़े थे, या रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं जुड़े थे, या मैथिली शरण गुप्त नहीं जुड़े थे, या राहुल सांकृत्यायन नहीं जुड़े थे। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुआ था लखनऊ में, तो उसमें बेटा मुंशी प्रेमचंद जी तो अध्यक्ष ही थे, तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि ये जुड़ते नहीं तो अध्यक्ष कैसे बनते। और अगर हम लोग बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी की, तो ये भी जुड़े हुए थे, ये भी नहीं होंगे। राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी इसमें बिल्कुल भी नहीं जुड़े थे। इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बेटा आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि प्रगतिवाद की स्थापना में किस रचनाकार का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रचनाकार का योगदान पूछा जा रहा है, तो क्या जयशंकर प्रसाद जी थे, या फिर मैथिली शरण गुप्त थे, या फिर प्रेमचंद जी थे, या फिर निराला जी थे। तो इसमें ये संघ ही स्थापित किया था प्रेमचंद जी ने, और उन्हीं की रचनाएं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी की अगर रचनाएं पढ़ी होंगी, तो उन्होंने बहुत ही दीन, बहुत ही दुखी लोगों की, गरीब वर्ग का ही बारे में ज़्यादातर कहानी हो, उपन्यास हो, या कुछ भी हो, उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं के बारे में लिखा है। और ये सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 12 कहता है कि सिंधु का सोलो सांग, मतलब एकल गीत, सिंधु का एकल गीत या सिंधु का सोलो सांग किसकी रचना है। क्या ये मुक्तिबोध जी की रचना है, या अज्ञेय जी की रचना है, या फिर नागार्जुन की रचना है, या फिर रमाकांत जी की रचना है। तो बेटा सिंधु का सोलो सांग या सिंधु का एक अकेला गीत, एकल गीत, ये किसकी रचना है, ये है अज्ञेय जी की रचना। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि प्रगतिवाद का मूल उद्देश्य था, क्या था, सौंदर्य का चित्रण, या फिर जीवन की त्रासदी का वर्णन, या सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करना, या फिर धार्मिक भावना का विकास। तो क्या था बेटा, तो इसमें सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करना था। क्या था, सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करना था। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 14।
प्रश्न संख्या 14 कह रहा है सपनों के से दिन, एक कविता है। सपनों के से दिन ये किसकी रचना है? क्या आज्ञे जी की रचना है, या केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर त्रिलोचन की रचना है, या फिर नागार्जुन की रचना है? तो सपनों के से दिन ये किसकी रचना है बेटा? तो ये त्रिलोचन की रचना है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पंछी मैं एक पंछी, एक कविता है पंछी मैं एक पंछी, किस कवि की रचना है? क्या ये अज्ञे जी की रचना है, या भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, या केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, या फिर ये नागार्जुन जी की रचना है? तो पंछी मैं एक पंछी जो है बेटा, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि साम्यवादी चेतना किस युग की विशेषता रही? साम्यवादी मतलब समाजवादी के बारे में बात हो रही है। तो साम्यवादी चेतना जो बात है बेटा, क्या ये भक्ति युग का रहा है, या रीतिकाल का, या फिर छायावाद का, या फिर प्रगतिवाद का? तो ये किस युग का रहा है? ये रहा है प्रगतिवाद युग की विशेषता रही है। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि तार सप्तक संकलन के संपादक कौन थे? तार सप्तक संकलन के संपादक क्या मुक्तिबोध जी थे, या फिर अज्ञेय जी थे, या फिर नागार्जुन थे, या फिर केदारनाथ सिंह थे? तो बेटा तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय जी। और तार सप्तक कितना आया है ये इस ब्लैंक पेज पर हम लोग देख लेते हैं। तार सप्तक बेटा 3 आया। एक तो प्रथम तार सप्तक आया, एक आपका आया प्रथम तार सप्तक। तो प्रथम वाला तार सप्तक कब रहा है? प्रथम आया है 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। द्वितीय जो आपका दूसरा आया है, दूसरा कब आया है? तो दूसरा आया है 1951 ईस्वी में। और तृतीय जो आया है, तृतीय कब आया है? तृतीय यानी कि तीसरा वाला जो आया बेटा, ये आया है 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। और तीनों तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी ही थे। ये तार सप्तक है क्या है? 7 कवियों की प्रमुख रचनाओं का संकलन रहता था, और हर 8 साल पर आया है। आप देखिए 43, 8 51 और 8 59। तो अगर आपको याद हो गया, जैसे 43 वाला पहला वाला याद है, तो आपको बाकी 3 याद हो जाएंगे, और ये पूछा भी जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सांझ सवेरे काव्य संग्रह किसका है? सांझ सवेरे एक काव्य संग्रह है। तो पूछ रहे हैं कि ये किसका है? क्या ये अज्ञेय जी का है, या फिर त्रिलोचन का है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का है? तो बेटा ये रचना जो है ये है किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अंधेरे में कविता किसकी है? तो बता दीजिए अंधेरे में कविता किसकी है? ये है त्रिलोचन जी की रचना। और जो ये त्रिलोचन जी की रचना है, कविता किस प्रकार की है? क्या ये सामाजिक है, या दार्शनिक है, या प्रतीकात्मक है, या आत्मकथात्मक है? तो बेटा ये क्या है? ये आत्मकथात्मक है। इसमें आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 20। और प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कवि काजल की कोठरी में पंक्ति किस कवि की है? तो ये वाला अगर पूछा जाए कि किसकी कविता है ये, क्या ये त्रिलोचन का है, या फिर नागार्जुन का है, या फिर अज्ञेय जी का है, या फिर मुक्तिबोध जी का है? तो कवि काजल की कोठरी में जो रचना है बेटा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। यानी डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि धरती शीर्षक से किसने कविता लिखी? मतलब धरती नामक कविता किसने लिखा है? क्या अज्ञेय जी ने लिखा है, या केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, या फिर त्रिलोचन ने लिखा है, या फिर नागार्जुन ने लिखा है? तो बेटा जो धरती नामक कविता है ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला पूछ रहे हैं, एक रचना है युग की गंगा। ये बहुत पूछी गई रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो ये किसकी रचना है बेटा? युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा जो रचना है ये क्या मुक्तिबोध जी का है, या अज्ञेय का है, या राहुल सांकृत्यायन, या फिर प्रेमचंद का? तो ये रचना है बेटा प्रेमचंद जी का। डी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर।
प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, देखिए धरती एक पूछा गया था, तो धरती इनका नहीं था, धरती रचना दूसरे का था, यानी किसका था, तो मुक्तिबोध जी का था, केदारनाथ अग्रवाल जी का था। और धरती को हमने देखा, ये किसकी रचना है, क्या ये भवानी प्रसाद मिश्र का है, या त्रिलोचन का है, या अज्ञेय जी का है, या नागार्जुन का है। तो ये किसकी रचना है बेटा, धरती को हमने देखा, धरती को हमने देखा, ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर करते रहें। और देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि प्रगतिवादी कवियों की भाषा किस प्रकार की होती थी, क्लिष्ट होती थी, या अरबी फारसी मिश्रित होती थी, या जनमानस की होती थी, या अंग्रेजी प्रभाव वाली होती थी। तो बेटा जो कवियों की 24 वाला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों की भाषा, ये जनमानस की रही है। अभी इसके पहले आप लोग एक प्रश्न में देखे थे, तो सरल एवं जनमानस की भाषा रही है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगे जैसी रचनाएं किस युग में प्रमुखता से लिखी गईं। तो क्या ये छायावाद युग में रहा, या रीतिकाल में रहा, या प्रगतिवाद में रहा, या द्विवेदी युग में रहा। तो हिंदू मुस्लिम दंगे जैसी जो रचनाएं हैं, ये किस में लिखी गई बेटा, प्रगतिवाद युग में लिखी गई हैं, और ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 26, और 26 पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर कह रहे हैं प्रगतिवाद में कविता का प्रयोजन क्या था, कविता क्यों लिखी जाती थी, उद्देश्य क्या था। प्रयोजन मतलब उद्देश्य होता है, तो क्या केवल मनोरंजन के लिए होता था, या धार्मिक शिक्षा के लिए होता था, या फिर यथार्थ चित्रण के लिए होता था, या फिर श्रृंगारिक वर्णन के लिए होता था। तो अगर हम लोग बात करें बेटा कि प्रगतिवाद में कविता का प्रयोजन, तो ये होता था यथार्थ चित्रण के लिए, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि किस कवि को जनकवि कहा गया है, जनकवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है। क्या ये अज्ञेय जी को दिया गया है, या फिर नागार्जुन जी को दिया गया है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी को दिया गया है, या फिर त्रिलोचन जी को दिया गया है। तो बेटा जो जनकवि की उपाधि दी गई है वो नागार्जुन जी को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो नागार्जुन जी को, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कविता है, ये कविता भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। हंसते हैं रोते हैं कविता किसकी रचना है। क्या ये मुक्तिबोध की है, या अज्ञेय का है, या भवानी प्रसाद मिश्र का है, या फिर त्रिलोचन का है। तो बेटा हंसते हैं रोते हैं ये रचना है त्रिलोचन जी की। ये डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि अज्ञेय का असली नाम क्या था। अज्ञेय जी का असली नाम मतलब पूरा नाम बताना है। क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, या हरिनारायण व्यास अज्ञेय था, या विजय देव नारायण शाही अज्ञेय था, या गिरिजा कुमार माथुर अज्ञेय था। तो बेटा अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि पहल नामक पत्रिका किस युग से संबंधित थी। तो पहल नामक पत्रिका जो थी, क्या ये भक्ति काल से है, या रीत काल से है, या फिर छायावाद युग से है, या प्रगतिवाद युग से है। तो पहल नामक पत्रिका किस युग से है बेटा, तो ये प्रगतिवाद युग से है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक कविता किसकी है। एक कविता है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो एक किसका है, क्या ये अज्ञेय जी का है, या नागार्जुन का है, या मुक्तिबोध जी का है, या फिर केदारनाथ सिंह जी का है। तो बेटा ये रचना जो आपकी है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि यह गगन मुझ में समाया है किस कवि की रचना है। एक कविता है यह गगन मुझ में समाया है, तो क्या ये रचना केदारनाथ अग्रवाल का है, या त्रिलोचन जी का है, या अज्ञेय जी का है, या शमशेर बहादुर सिंह का है। तो ये रचना बेटा है केदारनाथ अग्रवाल जी का। किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कवि की मौत कविता किसकी है। एक कविता है कवि की मौत, तो किसकी है, क्या ये अज्ञेय जी का है, या नागार्जुन का है,
या मुक्तिबोध का है, या फिर त्रिलोचन जी का है। तो बेटा अगर इस कविता की बात करें तो ये कविता है मुक्तिबोध जी का, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ये रचना है। इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद में प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि प्रतिनिधि कविताएं संग्रह किस कवि से संबंधित हैं। एक कविताएं लिखा है, संग्रह है कविताओं का, प्रतिनिधि कविताएं, तो ये किसकी रचनाएं हैं? क्या ये केदारनाथ सिंह जी का है, या अज्ञेय जी का है, या फिर नागार्जुन जी का है, या फिर मुक्तिबोध जी का है? तो प्रतिनिधि कविताएं जो है बेटा ये मुक्तिबोध जी का है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि नई कविता आंदोलन की पृष्ठभूमि किस युग में तैयार हुई? तो प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद में प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद है, उसके बाद में फिर नई कविता का युग है। तो नई कविता का जो युग है, क्या वो भारतेंदु युग में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, या छायावाद युग में, या फिर प्रगतिवाद युग में, या फिर प्रयोगवाद युग में? तो बेटा प्रगतिवाद में ही नई कविता के आंदोलन की तैयारी हो चुकी थी, मतलब प्रयोगवाद में मत कंफ्यूज होना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। और अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहें प्रश्नों का उत्तर कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भौचक्के दिन किसकी रचना है? एक रचना है भौचक्के दिन, तो क्या ये नागार्जुन जी का है, या केदारनाथ अग्रवाल का है, या फिर अज्ञेय जी का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी का है? तो बेटा भौचक्के दिन जो रचना है ये नागार्जुन जी की रचना है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मैं समय हूँ कविता किसकी रचना है? एक कविता है मैं समय हूँ, क्या ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, या फिर केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर अज्ञेय की रचना है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है? तो बेटा मैं समय हूँ ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 38 कह रहा है प्रगतिवाद की रचनाओं का मूल सरोकार क्या है? प्रगतिवाद रचनाओं में क्या प्रकृति का चित्रण किया गया है, या व्यक्तिगत भावनाएं हैं, या सामाजिक यथार्थ है, या आध्यात्मिकता है? तो बेटा प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का मूल सरोकार है, यानी सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि तीसरा सप्तक की कवि नहीं है, मतलब तीसरा तार सप्तक जो आया था उसमें कौन नहीं था? क्या नागार्जुन नहीं थे, या भवानी प्रसाद मिश्र नहीं थे, या फिर केदारनाथ अग्रवाल नहीं थे, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं थे? तो बेटा इसमें नागार्जुन जी नहीं थे, तीसरे वाले तार सप्तक में नागार्जुन जी नहीं थे। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 40 कह रहा है एक साहित्यिक की डायरी किस लेखक की है? एक डायरी है, एक साहित्यिक की डायरी, तो ये क्या अज्ञेय जी ने लिखा, या प्रेमचंद जी ने लिखा, या भगवती चरण वर्मा ने लिखा, या हरिशंकर परसाई जी ने लिखा? तो बेटा ये रचना जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि प्रगतिवादी कविता का आरंभ कब माना जाता है? तो कब माना जाता है? 1910 में, या 1936 में, या 1947 में, या फिर 1921 में? तो बेटा प्रगतिवादी कविता का आरंभ 1936 में ही माना जाता है, जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने, वहीं से इसका आरंभ मान लिया जाता है। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि प्रगतिवाद का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? कल्पना का विकास, या समाज सुधार, या फिर सौंदर्य बोध, या फिर राष्ट्रीयता? तो प्रगतिवाद का जो मूल उद्देश्य था वो था समाज सुधार का। ये लोग समाज को सुधारना चाहते थे, जिसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग और श्रमिक वर्ग का सुधार हो, शिक्षा का सुधार हो, स्वास्थ्य का सुधार हो, मतलब ये समाज सुधार की भावनाओं से कविताओं को लिखते थे। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का नया युग किसकी कृति है? एक रचना आई है हिंदी साहित्य का नया युग, क्या ये रामविलास शर्मा का है, या नामवर सिंह का है, या अज्ञेय जी का है, या फिर मैनेजर पांडे जी का है? तो बेटा ये रचना रामविलास शर्मा जी की है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आज के इस सेशन में बेटा केवल इतने ही प्रश्न लिए गए थे, 43 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोगों ने देखा है। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत परिश्रम लगता है बेटा क्लास बनाने में, प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को ढूंढने में और फिर उसका आंसर लाने में। और अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने उत्तर सही गए और आप लोगों को ये प्रश्नों की सीरीज़ कैसी लगी, क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।